गुड इवनिंग। सो कैसे 20 एंड 21 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही है कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड न्यूज़ होनी ही होनी थी। 7th एनुअल इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, दैट इज ऑन 21 जून। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगा, हमारा कल्चर में कवर होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि योगा क्या एक एशियंट प्रैक्टिस है जो इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी। वेरियस इंडस सरस्वती वैली सिविलाइजेशन में जो भी रिमेन्स मिले या जो फॉसिल्स मिले या कुछ सील्स मिली, उसमें हमने कहीं ना कहीं योगा के जो पोस्चर्स थे वो हमने देखे और कुछ ऐसी फिगर्स देखी जो योगा के साधन को परफॉर्म कर रही थी, जिससे सजेस्ट करता है कि जो योगा है वो ओरिजिनेट हुई है इंडिया में और योगा की प्रेजेंस एशियंट इंडिया में है। पहली बार जो इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया था वो 2015 में बनाया गया था, 21 जून 2015 को, आफ्टर द UN अप्रूव्ड अ रेजोल्यूशन। फाइन, मतलब कि सिंपल बात ये है कि देखो 2014 में क्या हुआ था, जब हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने था, उन्होंने ही रखा थी ये बात कि हाँ 21 जून को योगा बनाना चाहिए, इंटरनेशनल योगा डे बनाना चाहिए। फाइन, तो जब UN ने इस रेजोल्यूशन को अप्रूव कर दिया तब 2015 से पहला इंटरनेशनल योगा डे को बना, कब, 21 जून 2015 को। फाइन, अब जरा हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल योगा डे एक तरह का ये शो करा जाता है जो हम बनाते हैं कि ये एक इंडिया अपने सॉफ्ट पावर की तरह यूज़ करता है। आपको पता है हार्ड पावर तो क्या होता है, किसी पर डंडे चलाना। सॉफ्ट पावर क्या है कि आप उसके कल्चर से उससे इन्फ्लुएंस हो। फाइन, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इंडिया का एक सॉफ्ट पावर है। 21 जून मार्क्स द समर सोल्स्टाइस, ये आपको पता ही होगा 21 जून को समर सोल्स्टाइस भी होता है, दैट इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसकी वजह से काफ़ी वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में इस पर्टिकुलर डे का भी सिग्निफिकेंस है। फाइन, तो अब आपको ये भी पता चल गया कि 21 जून को ही हम इंटरनेशनल योगा डे क्यों बनाते हैं। इसके अलावा क्या है, तो 7th ये जो इंटरनेशनल योगा डे था इसका थीम था योगा फॉर वेलनेस, जिसका मेन एम था कि हमें योगा को प्रैक्टिस करना चाहिए। ये नहीं कि पतला होना, नहीं, हमें अपना फिजिकल और मेंटल वेलबींग पे फोकस करके हमें योगा को परफॉर्म करना चाहिए। इस ओकेजन पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने M योगा ऐप को लॉन्च किया गया, जो कि डेवलप किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद WHO, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करेगा, ये जो पोर्टल है दैट इज द M योगा ऐप, ये यूजर्स को प्रोवाइड करेगा कि आप क्या कर सकते हो। मतलब सिंपल बात है कि अगर किसी को योगा नहीं आती तो आप इस ऐप को डाउनलोड करो। यहाँ पे काफ़ी वीडियोस होंगी, ऑडियोस प्रैक्टिसेस होंगी, कुछ सेशंस हैं, आप इनको यूज़ करके क्या कर सकते हो, अपने घरों में क्या कर सकते हो, अपने कंफर्ट में योगा परफॉर्म कर सकते हो एज व्हेन दे विश, जब आपकी मर्जी तब कर सकते हो। अब जरा आप ये देख सकते हो गाइस, इसका जो लोगो है योगा फॉर हारमोनी एंड पीस। अब इसका लोगो का पीछे क्या है, इसका देखो, इसमें क्या करा हुआ है, दोनों हाथ को फोल्ड किया हुआ है, जो सिंबलाइज करता है योगा को, कि योगा क्या होता है, कि तरह का यूनियन होता है, जिसमें ये बताया जाता है कि यूनियन का मतलब क्या है कि आप जो इंडिविजुअल है वो आप अपनी कंसाइंस, मतलब कि आप अपने सोल से मिल जाते हो। इट रिफ्लेक्ट्स अ यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कंसाइसनेस विद दैट ऑफ द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो कि परफेक्ट हारमोनी है बिटवीन माइंड एंड बॉडी, मैन एंड नेचर, होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, सो यू शुड नो अबाउट का लोगों का मेन एम ये है कि हमें ये दर्शाता है कि हम जो माइंड को किससे जोड़ रही है, हमारी बॉडी से जोड़ रही है, हमें नेचर से जोड़ कनेक्ट कर रही है। इसलिए बोला जाता है कि योगा का आपकी बॉडी पे पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो ब्राउन लीव्स हैं वो सिंबलाइज करता है अर्थ एलिमेंट्स को, ग्रीन लीव सिंबलाइज करता है नेचर को, अब आप देख ही सकते हो, ब्लू सिंबलाइज करता है वाटर एलिमेंट को, और जो ब्राइटनेस है वो सिंबलाइज करती है फायर एलिमेंट को, और सन सिंबलाइज करता है द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इंस्पिरेशन। आपको पता है ना, ह्यूमन बॉडी के 5 एलिमेंट्स गिने जाते हैं, तो यही वही 5 के 5 एलिमेंट्स इसमें गिनवा दिए हैं। इसके अलावा जो लोगो रिफ्लेक्ट करता है हार्मनी एंड पीस फॉर ह्यूमैनिटी विच इज़ द एसेंस ऑफ द योगा। फाइन, तो यू शुड नो अबाउट द हार्मनी एंड पीस, ये 2 वर्ड्स अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, दैट इज द सी वाटर डिसैलिनेशन थ्रू सोलर थर्मल फॉरवर्ड ऑस्मोसिस ब्रिंग्स रिलीफ टू ड्राउट प्रोन तमिलनाडु विलेज। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी क्या है, IIT मद्रास के द्वारा एक कंसोर्टियम स्टार्ट किया जा रहा है, लीड किया जा रहा है, जिसमें हमने एक सिस्टम को सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किया है, सो दैट जो अभी तमिलनाडु में या फिर जितने भी कहीं भी वाटर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, डिसैलिनेशन क्या होता है, देखो एक प्रोसेस होती है, देखो आपको पता है ग्राउंड वाटर की कमी होने वाली है, और जो कोस्टल रीजन्स हैं अब वहाँ पे सी वाटर, अब समुद्र का पानी तो भाई भरपूर है, ठीक है, लेकिन अब समुद्र का पानी आप नहीं पी सकते ना, तो डिसैलिनेशन टेक्निक इसलिए होती है सो दैट हम क्या कर सकते हैं, सी वाटर जो ब्रैकिश वाटर है उसमें से फ्रेश वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है, सॉल्ट को रिमूव कर सकें। ठीक है, तो डिसैलिनेशन इज अ टेक्निक टू ऑब्टेन फ्रेश वाटर फ्रॉम आइदर सी वाटर और ब्रैकिश वाटर। अब डिफरेंट मेथड्स होते हैं आपको सी वाटर को डिसैलिनेट करने के, उसमें से सॉल्ट को
हटाने की। फाइन, देखो एक होता है थर्मल डिस्टिलेशन, दूसरा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस। थर्मल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, जो फिल्टर्ड सी वाटर को हीट करते हैं सो दैट वो वेपर प्रोड्यूस करे इन अ वेसल दैट कलेक्ट्स द साल्ट। सिंपल बात है, पहले आपने सी वाटर को फिल्टर किया और फिर उसको हीट किया, उस हीट से क्या होगा, वेपर जनरेट होएगा और वो वेपर आप एक वेसल में इकट्ठा करोगे जो सॉल्ट को कलेक्ट करेगा और ये जो वेपर है वो सब्सिक्वेंटली कंडेंस होकर और कन्वर्ट कर देगा मिनरल फ्री लिक्विड में। फाइन, रिवर्स ऑस्मोसिस में तो आई होप अगर आप साइंस बैकग्राउंड में हो तो आपको पता होगा रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, जैसे इवन के जो आपके आर होते हैं ना, आर रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है, आपके जो घर में आर होता है वो यही काम करता है। इसमें क्या करता है, जो फिल्टर्ड सी वाटर को उसको हम हाई प्रेशर में ट्रीट करेंगे नियर अबाउट 50 to 80 बार थ्रू अ वेरी फाइन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो सिंपल बात होती है, ऐसे होता है, इसमें एक परमेबल मेम्ब्रेन होगी, वो क्या करेगी, इसमें सॉल्ट को कलेक्ट करके और बाकी जो वाटर है उसको फॉरवर्ड कर देगी। ठीक है, वो क्या करेगी, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी वो सॉल्ट को ट्रैप कर लेगी और वाटर मोलिक्यूल्स को दूसरी तरफ भेज देगी। फाइन, मतलब कि यहाँ से हमने यहाँ पे भेज दिया। फाइन, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस में भी हम सिंपल बात है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ही यूज़ करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल एनर्जी को ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम काम है, ये भी वाटर को सेपरेट करेगी, जो भी सॉल्यूट्स हैं उसमें, जो भी वाटर में जो भी नमक है या और कुछ है उनको उससे सेपरेट कर देगी। इसकी एनर्जी एफिशिएंसी हाई होता है और इसके जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो आपने रिवर्स ऑस्मोसिस काफ़ी बार सुना होगा, फॉरवर्ड ऑस्मोसिस नहीं सुना होगा, लेकिन ये काफ़ी इमर्जेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी कम है और काम ये वही कर रही है। इसका जो इलेक्ट्रोडायलिसिस है ये एक मेम्ब्रेन बेस्ड प्रोसेस है जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करके हम क्या करते हैं, सिंपल बात है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं जो क्या करता है, सॉल्ट को फिल्टर आउट कर देते हैं और ये बहुत ही कम एनर्जी यूज़ करता है। लेकिन दिक्कत ये कि इसमें सिर्फ आप उसी वाटर को क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो क्योंकि सैलिनिटी कम है, अगर हाई सैलिनिटी वाटर को ट्रीट नहीं कर सकते। फाइन, तो क्या अगर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये चारों टेक्निक्स किससे रिलेटेड है। फाइन, अगर डिसैलिनेशन क्या हेल्प करता है, टू प्रोवाइड अ क्लाइमेट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रिटिकल ह्यूमन नीड्स एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस तकनीक के थ्रू क्या है, हम लोगों तक पानी पहुंचा सकते हैं, ये बिना सोचे कि क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको एड्रेस कर देना। नेक्स्ट है permanent mission of India responds to the concerns raised by the special branch of UNHRC about India's IT rules 2021। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किसमें कवर होगी, देखो इंडिया के जो IT रूल आ रही है सब इकोनॉमी में कवर होगी। फाइन, तो अभी क्या है, इंडिया का परमानेंट मिशन है, उसने क्या किया है, एक जो UNHRC की जो ब्रांच है उसके द्वारा जो भी कंसर्न्स रेज हो रहे हैं तो उसको अभी क्या किया, जवाब दिया। अब हम जरा देखते हैं, एक UNHRC की एक स्पेशल ब्रांच है, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो इंडिया के जो न्यू IT रूल्स हैं वो इंटरनेशनल राइट्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे हैं और प्रिवेसी को कहीं ना कहीं लोगों की इफेक्ट करेंगे और जो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन या जो एक्सप्रेशन है उनको कब कर रहे हैं। ऐसा UNHRC ने क्या किया है, इंडिया के IT रूल्स पे एलिगेशंस लगाया कि ये जो IT रूल्स हैं कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल राइट्स और प्रिवेसी है और जो आपका फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन है उसको वायलेट कर रहा है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है कौन, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। इसके अलावा इन्होंने जो UNHRC की जो स्पेशल ब्रांच है उन्होंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि आप क्या करो, न्यू रूल्स जो भी आपने बनाए हैं एक बार आप क्या करो, उन रूल्स से रिलेटेड आप जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंटेलिजेंसियाँ हैं, आप उनके साथ कंसल्ट करो। फाइन, अभी क्या ये तो काम कर दिया जो बोलना था उस स्पेशल ब्रांच ने। अब इंडिया ने क्या रिस्पॉन्ड किया, अब इंडिया ने रिस्पॉन्ड बोला है, इंडिया ने बोला है सुनो भाई हमने क्या किया है, हमने डिज़ाइन किया है टू एम्पावर ऑर्डिनरी यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया एज कंसर्न्स आर ओवर इंक्रीज इंस्टेंस ऑफ एब्यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। सिंपल बात यह है, इंडिया ने बोला है कि जो मैंने न्यू IT रूल डिज़ाइन किए हैं वो मैंने इसलिए डिज़ाइन किया है बिकॉज जो ऑर्डिनरी यूजर्स हैं, जैसे आपने देखना आपके मम्मी पापा या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं एंड वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो भी फेक न्यूज़ फैलती है। फाइन, तो हमने क्या किया, उन ऑर्डिनरी यूज़र्स को एम्पावर करने के लिए डिज़ाइन किया है क्योंकि जो ये जो सोशल मीडिया के थ्रू जो एब्यूज़ चल रही है, ये जो रिस्क चल रहे हैं उनको हम ओवरकम कर सकें। इसके अलावा हमने क्या किया है, हमने ये जो न्यू IT रूल डिज़ाइन किया है, ऐसा नहीं आप बोलोगे कंसल्ट करो, हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंसल्ट किया जिसमें हमने काफ़ी वेरियस सेक्शन ऑफ लोगों को हमने क्या किया, इंक्लूड किया, जैसे सिविल सोसाइटी के लोग, इंडस्ट्रीज़ के, या फिर हमने फीडबैक भी रिसीव किया, उसके बाद ही हमने इनको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, ये सिंपल बात की उन्होंने बोला कि हमने डिस्कस किया डिटेल में बाय एन इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग। फाइन, अब जरा आप देख सकते हो कि IT जो रूल्स 2021 जो अमेंड हुआ, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये रूल्स फ्रेम्ड हुए हैं अमंग, क्योंकि जो कंसर्न हो रहे थे कि कहीं ना कहीं क्या है, जो डिजिटल मीडिया पे जो यूज़र्स की प्रिवेसी है
ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सबको एड्रेस करने के लिए रूल्स फ्रेम किए गए। इन रूल्स को नोटिफाई किया किसके अंडर आईटेक 2000। इसके अलावा जो रूल्स है वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हम एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैंडल कर सकते हो, साथ में डिजिटल मीडिया पे भी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, मतलब कि इस रूल्स के थ्रू आप इन सब को इवन के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल प्लान्स टू प्लांट मैंग्रोव्स अलोंग इट्स कोस्ट। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कवर होगी। तो गाइस मैंग्रोव्स अगर हम देखा जाए फ्रॉम प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको डिटेल में लिखना होगा तो उससे रिलेटेड आप मेंस में आपको पास डाटा होना चाहिए। तो अभी क्या जो कोस्टल ब्लेंड प्लांटेशन है उसका एम यही है कि हमें क्या करना है। देखो आपको पता है ना, ओडिशा वेस्ट बंगाल की तरफ साउथर्न जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, तो उन साइक्लोन्स की वजह से स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं, उससे बचाने के लिए जो मैंग्रोव्स हैं वो एक तरह का नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, देयरफॉर जो कोस्टल बेल्ट प्लांटेशन उन्होंने एम किया कि हम क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग और नेचुरल बैरियर को खड़ा करेंगे अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड्स ड्यूरिंग द साइक्लोन। फाइन, तो मैंग्रोव इकोसिस्टम आपको पता ही होगा, एक ही इंटरफेस इकोसिस्टम है बिटवीन द एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। यहाँ पे जो वेजिटेशन होते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, वो सॉल्ट को टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, इवन की जो रिवर्स और एस्चुरीज के बीच में जो इंटरटाइडल रीजन है वहाँ पे भी ग्रो कर लेती हैं। फाइन, इसके अलावा इनको हम टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं बिकॉज ये बिलोंग करते हैं टू द कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल वेटलैंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उनकी बाई एनुअल रिपोर्ट आई थी। बाई एनुअल का मतलब जो होता है 2 साल में जो रिपोर्ट एक बार होती है, उनकी रिपोर्ट आई थी, दैट इज द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। ये हमने पढ़ी भी थी। ठीक है, जिसमें ये बोला था कि जो मैंग्रोव कवर है इंडिया में वो कितना है 4975 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारी कंट्री का बहुत ही 0.15% है ओनली। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल है उसी में ही सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर है, नियर अबाउट 42.4%। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो स्टेट है वो है गुजरात 23.66%, थर्ड है अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर इंडिया में कौन से स्टेट के पास है, वेस्ट बंगाल, सेकंड पे गुजरात और तीसरे पे अंडमान निकोबार। पहले 3 तो आपको पता ही होना चाहिए, फर्स्ट, टॉप 3 और बॉटम 3। अब मैंग्रोव इकोसिस्टम का क्या बेनिफिट है ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये हमारे कोस्टल्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो ये करता है कोस्ट लाइन को स्टेबलाइज करता है, इरोजन नहीं होने देता, जो भी करंट्स मतलब ओशन करंट्स या जो वेव्स की वजह से जो इरोजन होता रहता है उसको रिड्यूस करता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है बिकॉज जो मैंग्रोव्स हैं वो ऑफकोर्स एक तरह का कार्बन ऑक्साइड सिक्वेस्टर्स की तरह यूज़ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को 4 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा मोर देन जो 3000 स्पीसीज है वो आपको मैंग्रोव इकोसिस्टम में मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ना कि जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है। ये यहाँ पे जो स्पीसीज होती हैं वो सॉल्ट को टॉलरेट कर पाती हैं। इसके अलावा इंडिया ने 40% मैंग्रोव एरिया अपनी लास्ट 100 साल में खो चुका है। अब क्यों खोया आपको पता ही होगा, ड्यू टू एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब हमने ऑलरेडी क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सो दैट हम अपने मैंग्रोव इकोसिस्टम को कंजर्व कर सकें। सबसे पहले कोस्टल रेगुलेशन जोन आया था, नोटिफिकेशन अंडर द एनवायरमेंटल एक्ट 1986, जिसमें ये बताया था कि जो भी कोस्टल स्ट्रेचेस 500 मीटर तक की हैं हाई टाइड लाइन में उनको कोस्टल रेगुलेशन जोन माना जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको कंजर्व करना एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा मैंग्रोव फॉर फ्यूचर ये इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था किसी के साथ जिसमें IUCN हमें कोऑपरेट कर रहा है सो दैट हम अपने इकोसिस्टम जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करना प्रमोट कर सकें और इसमें इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सकें फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट रिसीव्ड नो रिक्वेस्ट फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी, स्पेशली कम्युनिकेशन में। अभी के जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने क्या किया, RTA ने एक क्वेरी मांगी थी। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको पता है, तो एक क्वेरी आई थी। तो उस क्वेरी में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने बोला है कि उन्होंने नो कम्युनिकेशन रिसीव किया है रिगार्डिंग सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। मतलब कि इससे पहले क्या था, जो अमेजोन, स्पेसएक्स और वनवेब है उन्होंने अपने प्लान्स अनाउंस किए हैं कि वो क्या करेंगे, इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लॉन्च करेंगे बाय मिड 2022। फाइन, देखो अभी क्या जो आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शंस मिलते हैं है ना, वो आपको पता है कैसे मिलते हैं, लेकिन अभी बात चल रही है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के, मतलब कि सैटेलाइट के थ्रू आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलेंगे। फाइन, तो किसी ने क्योंकि
अमेजोन स्पेसएक्स OneWeb उन्होंने बोला था कि वो 2022 के मिड में क्या करेंगे, इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लॉन्च करेंगे। तो अभी किसी ने आर्टिक क्वेरी मांगी तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला कि उन्हें अभी तक कोई भी ऐसा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हुआ है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये जवाब दिया। सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है, ये कैसे ऑपरेट करता है, जब कोई भी जो सैटेलाइट जो भी स्पेस में है वो एक सिग्नल भेजती है, सेंड करती है, रिसीव करती है, रेदर देन यूजिंग एन अंडरग्राउंड कॉपर फाइबर नेट। अभी आपको पता है जैसे वायरलेस तो आजकल सभी चलता है, लेकिन अगर आप देखते हो कि आपके एरिया में पहले फाइबर डलती है, अंडरग्राउंड केबल्स डलती है, तो उसके थ्रू आपके पास कनेक्शन आता है। लेकिन सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में क्या होगा, आपको सैटेलाइट के थ्रू क्या मिलेगा, आपको कनेक्शन मिलेगा। सैटेलाइट जो बेस कनेक्टिविटी होती है वो पॉसिबल है किसके थ्रू, जियो स्टेशनरी, मीडियम एंड लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के थ्रू। अब इसके अलावा सैटेलाइट जो बेस कनेक्टिविटी है उनके भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। एक तो है हाइब्रिड और इंटरेक्ट मॉडल, जिसको हम LP WAN प्लस सैटेलाइट भी बोलते हैं। अगर आपने बोला होगा लैन वायर का सुना होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सेंसर और जो एक्चुएटर होता है जो भी नेटवर्क में होता है वो आपस में कम्युनिकेट करता है सैटेलाइट के साथ एक इंटरमीडिएटरी सिंक नोड के थ्रू, जिसे हम लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क गेटवे बोलते हैं। फाइन, तो गाइस इतना समझो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके अलावा एक होता है डायरेक्ट टू सैटेलाइट मॉडल। इसमें जो डिवाइसेज होते हैं उनको हम अलाउ करते हैं कि वो डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है विदाउट एनी नीड ऑफ इंटरमीडिएटरी। मतलब कि जो हाइब्रिड होता है उसमें क्या होता है, जो सैटेलाइट और डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है उसके बीच में एक इंटरमीडिएट होता है। लेकिन डायरेक्ट टू सैटेलाइट मॉडल में क्या होता है, कोई इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं होती। बेनिफिट्स क्या है, ऑफकोर्स ईजियर है टू डिप्लॉय और वाइड कवरेज होगा क्योंकि आपको तारें नहीं डालनी पड़ेगी, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप इजीली इकोसिस्टम को इनेबल कर सकते हो। बैंडविड्थ इनकी स्ट्रॉन्गर होती हैं। मोबाइल ब्रॉडबैंड कवरेज, रूरल एरियाज में भी हम ज़्यादा अच्छे से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन काफ़ी है, रिमोट हेल्थ सर्विसेज में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, स्मार्ट एग्रीकल्चर में। लिमिटेशंस क्या है, इसकी सर्विसेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। मतलब 1 GB का डाटा आपको $15 से $20 में मिलेगा, जो भी आपको आई थिंक आपको देखा 399 रुपये का प्लान आते हैं, 400-500 का ना, कितना सस्ता से आता है। इस तरह की बैंड विथ लिमिटेशंस होंगी। हाई लेटेंसी है, लेटेंसी मतलब कि जो डाटा जो स्पीड जैसे आपको मिल रहा है, एकदम से मैसेज मैंने भेजा आपके पास गया तो उसमें स्पीड थोड़ा ज़्यादा लेगा, मतलब कि टाइम ज़्यादा लेगा पहुँचने में। इसके अलावा वेदर में जब भी बारिश आती है, कुछ आता है तो उसमें आपका एब्रप्शन आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। फाइन, अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़। दैट इज़ इंडिया एब्सटेन्स फ्रॉम वोट ऑन यूएन जनरल असेंबली म्यांमार रेजोल्यूशन। अभी क्या है, इंडिया ने ये बोला है कि रेजोल्यूशन इज नॉट कंड्यूसिव टू एडिंग इंडियाज जॉइंट एफर्ट टुवर्ड द स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन द कंट्री। अभी क्या है, इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। इन्होंने कंसर्न्स शो किए हैं कि जो फरवरी 1 में it expressed concerns at the February 1 coup and called upon Myanmar military junta to release गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस एंड दोज आर्बिट्रेटली डिटेन्ड और अरेस्टेड। देखो अभी आपको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए यूएन जनरल असेंबली है क्या। ये यूएन 1945 में एस्टैब्लिश हुई थी। तो यूएन जनरल असेंबली एक चीफ डेलिबरेटिव पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूएन का, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है। ये क्या करती है, ये यूएन की ओनली फॉर्म है जिसमें सभी जो मेंबर्स हैं उनकी इक्वली रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आपको पता है उसमें जो यूएन जनरल असेंबली के जो रेजोल्यूशन होते हैं वो बाइंडिंग होती हैं, लेकिन इसमें जो यूएन जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते। फाइन, समर सोलस्टिस आपको पता है 21 जून है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये कब होता है, जब जो सन है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है बिटवीन 20 to 22 जून, और ये लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इस सोलर साइड में जो अर्थ की एक्सिस है वो इस तरह टिल्टेड होते हैं नॉर्थ पोल की तरफ टुवर्ड द सन, और साउथ पोल की तरफ दूर चली जाती है। इसमें जो अमाउंट जो एनर्जी सन के थ्रू जो एनर्जी आती है इस दिन 30% ज़्यादा होता है और नॉर्थ पोल पे, ठीक है, देन एट द इक्वेटर। नेक्स्ट है निष्ठा, काफ़ी बार पढ़ा हमने, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए है। दैट इज़ अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स टीचर्स हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट प्रोग्राम। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं और जो एनसीईआरटी है वो इकट्ठा है और उन्होंने क्या किया, एक जॉइंट मिशन फॉर निष्ठा प्रोग्राम फॉर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स टीचर एंड प्रिंसिपल, इसके लिए मतलब कि इनके लिए काम इकट्ठे आए हैं। अब गाइस ये क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एक फ्लैगशिप इंटरवेंशन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, जिसमें ये कि हमें क्या करना है, जो ऐसे ट्राइबल एरियाज़ में, रिमोट ट्राइबल एरियाज़ में जो बच्चे रह रहे हैं उनको हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। निष्ठा एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, सो दैट हम क्या कर सकें, स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। और वो कैसे इंप्रूव करेंगे, अगर हम वहाँ पर टीचर्स को भी अच्छे से ट्रेन करेंगे, ठीक है। इस ट्रेनिंग का एम ये कि हमें क्या करना है, टीचर्स को मोटिवेट करना है, उनको इक्विप करना है कि जो भी वो
अभी जो एमर्जिंग थिंकिंग आ रही है उन बच्चों की, उनको समझे और उनको बच्चों की उस हिसाब से बच्चों को ढाले, ठीक है। अभी ये नहीं कि 40-40 साल पुराने जो टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं अपने, नहीं, हमें क्या करना है, बच्चे के अकॉर्डिंग और जो एमर्जिंग एप्लीकेशन है उनके अकॉर्डिंग पढ़ानी है। हमें क्या करना है, डाइवर्स सिचुएशन को हैंडल करना है एंड एक्ट एज अ फर्स्ट लेवल काउंसलर्स। फाइन। नेक्स्ट है इन यूनावो 4। आप गाइस देख लेते हैं ये क्या है। देखो, इंडिया नेवी, IN से मतलब इंडिया नेवी, यूनाफोर मतलब कि यूरोपियन यूनियन की जो नेवल फोर्स है वो क्या करेंगी, एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे जो कहाँ पर होगी, गल्फ ऑफ एडन। वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। सबसे पहले कौन कौन किस के बीच में, इंडो यूरोप के बीच में, दोनों नेवी के बीच में, कहाँ पे होएगी, वेरी इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ एडन में। गल्फ ऑफ एडन को हम गल्फ ऑफ बेरबरा भी बोलते हैं और ये डीप वाटर गल्फ है बिटवीन यमन टू द, इसके मतलब ऊपर यमन है और अरेबियन सी इसके ईस्ट में है, जिबूती इसके वेस्ट में है, सोमालिया इसके साउथ में है। ये इंडियन नेवी और जो यूरोपियन की जो नेवी है काफ़ी रेगुलर इंटरेक्ट करती रहती हैं थ्रू द शेड। एक प्रोग्राम है जो एनुअली हेल्ड होता है बहरीन में, दैट इज़ द शेयर्ड अवेयरनेस एंड डीकन्फ्लिक्शन। लास्ट न्यूज़ है आज की, दैट इज़ द कुछ पर्सनैलिटी से न्यूज़ में। मिल्खा सिंह आपको पता है वो अभी 91st एज के होके वो डाइट हुए हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन। वो इंडियन ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर थे जिनको हम फ्लाइंग सिख भी बोलते हैं। ही वॉज द ओनली एथलीट जिनको 400 मीटर्स में जिन्होंने गोल्ड जीता एट द एशियन गेम्स एज वेल एज द कॉमनवेल्थ, मतलब दोनों में उन्होंने 400 मीटर में विन जीता, क्या गोल्ड मेडल जीता है। फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया। इसके अलावा इनको पद्मश्री मिला था और इंडिया के 4th हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है 1959 में। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।